आज हम बात करने वाले हैं युval नोआ हरारी की बुक 21 लेसन फॉर 21 सेंचुरी के ऊपर में, जिसका 2 पार्ट हम पीछे बना चुके हैं। 15 चैप्टर तक कंप्लीट है। इसमें 16 से लेकर 21 तक करने वाले हैं, जिसके चैप्टर का नाम है जस्टिस, पोस्ट ट्रूथ, साइंस फ्रिक्शन, एजुकेशन, मीनिंग एंड मेडिटेशन। हर एक चैप्टर पे अच्छे से बात करने वाले हैं। वीडियो में कुछ एडिटिंग नहीं होने वाला, कुछ ग्राफ नहीं आने वाला। हो सकता है तो हेडफोन नहीं तो ब्लूटूथ लगा ले। चैप्टर नंबर 16 जस्टिस। हरारी जी कहते हैं इस चैप्टर में कि इंसान को न्याय की समझ बहुत पहले से थी। एक ऐसे समय से जब इंसान एक छोटे छोटे ग्रुप या छोटे छोटे ट्राइब या छोटे छोटे कम्युनिटी में रहते थे, जब हंटर कैंडर रहते थे, तभी से उसे इंसान को न्याय की समझ थी कि सही क्या है, गलत क्या है। उसको न्याय देना है तो किस तरीके से देना है, वो कौन सा उपाय हो सकता है, चाहे न्याय क्या चीज़ है, उस सब की हर एक चीज़ समझ हंटर गैदर के समय से थी इंसानों को। हरारी कहते हैं कि मॉडर्न ज़माने चाहे अभी के सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मॉरल फ्रेमवर्क हैं जो फेल होते जा रहे, जो टूटते जा रहे हैं, जहाँ पे क्या सही है क्या गलत है लोगों को मालूम नहीं है। इस मॉडर्न ज़माने में हर एक चीज़ नीचे ही जाता जा रहा है। उसका समाज, उसके सोसाइटी, उसके जस्टिफिकेशन सब जो रूल कायदा कानून सब है, वो हर एक चीज़ नीचे जाता जा रहा है। वो नाकामयाब होते जा रहा है। उसमें फेलियर बहुत ही ज़्यादा आज के ज़माने में आते जा रहा है। हरारी फिर से अपने बातों को दोहराते हैं कि इंसान को न्याय की समझ, चाहे जस्टिस की समझ, इवोल्यूशन से है। जब वो छोटे छोटे ग्रुप या छोटे छोटे टाइप में रहता था, जब उसमें कोई समस्या आती थी, चाहे छोटी छोटी जो सोशल प्रॉब्लम सब जो आती थी, तो उसको वो सॉल्व करते थे, जिससे उसे जस्टिस का, चाहे न्याय की समझ पहले से थी कि हमको अपने ग्रुप को, चाहे अपनी कम्युनिटी को, चाहे अपने ट्राइब को, जब हंटर कैटर था तो उस समय किस तरीके से आगे लेके जाना है। कोई बदतमीजी कर रहा है, चाहे कोई गलत काम कर रहा है, कोई दूसरा कोई का शिकार चुरा के खा रहा है, चाहे दूसरे कोई का शिकार छीन लिया है, तो वहाँ पे बैठ के उस समस्या को सॉल्व किया जाता था। उसी समय से हम लोग को मालूम है कि न्याय क्या होती है, जस्टिस क्या होता है। हरारी इसका एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकल रूप से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, उस समय जब छोटे ग्रुप में था, तब जो वो फिजिकल रूप से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, तब वो अगर कोई दूसरे कोई का मांस चुरा ले, चाहे मशरूम सब जो कमज़ोर व्यक्ति था वो इकट्ठा किया हुआ था, तो वो खा लेता था, तो क्या उसको सज़ा दिया जाता था? तो हाँ, उसको सज़ा दिया जाता था और उसको कम्युनिटी से और उस ट्रैप से बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन हरारी कहते हैं कि आज के ज़माना में, इंटरकनेक्टेड दुनिया के समय में, बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग है जिसका सामना हम नहीं कर सकते। जैसे पुराने समय में जो होता था तो दिखता था कि हाँ तुम ये गलत की हो, तुम ये चीज़ गलत की हो, तो ये चीज़ गलत की हो। लेकिन आज के इस वर्ल्ड में कौन सी सिर्फ चीज़ कैसे गलत किया है, चाहे कौन सा क्या गलत काम कर दिया, इंटरकनेक्टेड दुनिया में नहीं मालूम चलता है। पहले मालूम चल जाता था कि तुम गलत करो तो हाँ तुमको सज़ा मिलेगा भुगतने का नहीं था। लेकिन आज के समय में मालूम ही नहीं चलता है कि कौन कितना गलत काम किया है, चाहे कितना अच्छा काम किया है। इसके कारण बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और जटिल होती जा रही है हमारी सोसाइटी, और उससे न्याय नहीं मिल पाता है लोगों को, और न्याय की समझ नहीं है कि किसको क्या चीज़ सजा देना चाहिए, चाहे किसको छोड़ देना चाहिए। हरारी कहते हैं कि अगर तुम घर पे आराम से सुकून से बैठे हुए, चैन से बैठे हुए हो कि हम दूसरे कोई का तो कुछ खराब करबे नहीं करते, हम दूसरे कुछों का तो बुरा कभी करबे नहीं किया और नहीं करेंगे, तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम घर पे बैठे बैठे ही कितने सारे लोगों का, चाहे कितने सारे चीज़ों का शोषण कर रहे हो, कितने सारे चीज़ों के लिए तुम जुल्मी हो। तुम्हारी लाइफ स्टाइल और तुम्हारा खान पान, तुम जो कपड़ा पहनते हो उसमें कितना शोषण हो गया है, चाहे तुम जो खा रहे हो, चाहे तुम जो पहन रहे हो, चाहे जिस मकान में रह रहे हो, जिसका पेंटिंग करवा रहे हो, जिसका आर्ट या फोटोग्राफी सब तुम जो लगाए हुए हो, उसमें भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, जानवर सबका शोषण होके तुम्हारे पास आता है। तुम जो खाना पीना खा रहे हो उसमें भी बहुत सारे व्यक्ति का शोषण होके आ रहा है। तुमको मालूम नहीं है कि तुम कितना गलत कर रहे हो, कहाँ पे तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम कितने सारे लोगों को मार रहे हो, बस तुमको अभी मालूम नहीं है, लेकिन तुम कर रहे हो। तुम गौर से एनालाइज करोगे, चीज़ों को समझोगे कि हम जो चीज़ उपयोग करते हैं, चाहे हम जो चीज़ खाते हैं पीते, चाहे जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उससे भी हम बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को शोषित करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति का जुल्म का कारण तुम पाए जाओगे, तुम अच्छे से एनालाइज करोगे तब। इसलिए हरारी कहते हैं कि इंसानों को, ह्यूमन को मॉरल फ्रेमवर्क को बदलना होगा, उसे इन्वॉल्व करना होगा, उसे नई सिरे से बनाना होगा कि हाँ तुम ये चीज़ कर सकते हो, तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो। इसलिए
तुम भी बहुत सारी चीज़ों का शोषण करते हो। तुम कपड़ा लत्ता खाना पीना में हर एक चीज़ में पुराने समय में जो भी कुछ कोई अगर गलत करता था तो मालूम चल जाता था। एक ही सोसाइटी एक छोटे से 50 से 60 ग्रुप में रहता था तो मालूम चल जाता था कि ये इसका सामान लिया, ये इसका लिया। लेकिन अभी तुमको मालूम नहीं चल रहा है कि तुम क्या सब चीज़ शोषित कर रहे हो। इसलिए हरारी कहते हैं कि इंसान को अपने फ्रेमवर्क और मॉरल फ्रेमवर्क और इथिक्स सबको बदलना होगा, उसे इन्वॉल्व करना होगा, नए सिरे से चीज़ों को तैयार करना होगा। तभी हम किसी भी चीज़ को न्यायपूर्ण चाहे जस्टिसपूर्ण किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 17 में हरारी कहते हैं कि हम लोग पोस्ट ट्रूथ एरा में जी रहे हैं। अब पोस्ट ट्रूथ एरा जो है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, नया नहीं है, बहुत पुराना है। जब होमो सेपियन था तब ये चलते आया है, अपने समाज को चाहे अपने जीवन को संभालते आया है। पोस्ट ट्रूथ का अर्थ है कि जिसमें सच और झूठ की सीमा घुल जाती है, दोनों मिल जाती है, जहाँ पर फैक्ट को या लॉजिक को मान्यता प्राप्त नहीं दिया जाता, चाहे उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता है, जहाँ पे भावनाओं पे, इमोशन पे, अपने नैरेटिव को चाहे अपने विचार को दूसरे के ऊपर थोपा जाता है। हरारी कहते हैं कि फेक न्यूज़ नए ज़माने का कल्चर नहीं है, बल्कि ये प्राचीन समय से चलते आ रहा है। मिथ के जरिए, फेथ के जरिए ये इंसानों को एक साथ जोड़ने में बहुत ही मजबूत कड़ी रहती है। प्राचीन काल में देवताओं आर का, डॉक्टर आर का, रिलीजन आर का कहानी सुना के इंसानों को एक समूह में रखा जाता था। इससे एक कॉमन फ्रेमवर्क चाहे कॉमन आइडेंटिटी मिलता था कि तुम इस रिलीजन के हो चाहे इस आइडेंटिटी को हो, मिलजुल कर एक साथ रहता था। इसके साथ साथ इंसान सच्चाई को भी मैनिपुलेट करते थे और अपने हिसाब से बदलते थे, चाहे अपने हिसाब से रिलीजन के बुक में डालते थे, चाहे अपने हिसाब से समूह को चाहे लोगों को बताते थे। इस तरीके से प्राचीन काल में फेक न्यूज़ फैलता था। और आज के डिजिटल ज़माने में फेक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया और सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया। इस सोशल मीडिया के कारण फेक न्यूज़ जल्दी फैलता है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होने के कारण इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, इस सब के कारण आज के ज़माने में फेक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया और सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया है। ये लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा से फैलता है। जितना स्पीड से लाइट नहीं फेंकता उससे ज़्यादा स्पीड से इंटरनेट के कारण, प्लेटफॉर्म होने के कारण फेक न्यूज़ आज के समय में बहुत ही ज़्यादा फैलने लगा है। जितने भी लीडर होते चाहे जितने भी नेता सब होते चाहे जितने भी आप पॉलिटिशियन सब देखते हैं, वो सब अपने एजेंडा को चाहे अपनी नीति को बढ़ाने के लिए फेक न्यूज़ का उपयोग करते हैं। उसके लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और जितना फेक न्यूज़ हो सकता है, जितना गंदगी फैला सकते हैं उतना फैलाने की कोशिश करते हैं। उसे एक तरीके से प्लेटफॉर्म को हथियार की तरह उपयोग करते हैं कि आज हम इतना फेक न्यूज़ फैलाएंगे, आज हम इतने वोट की तरफ ध्यान देंगे। अपना एजेंडा फैलाने के लिए सबसे ज़्यादा ये ताकतवर चीज़ बन चुका है सोशल मीडिया। पुराना ज़माने में होता था प्राचीन काल में कि तुम रिलीजन के जरिए चाहे डॉक्टर के जरिए अपने फेथ के जरिए फैला सकते थे फेक न्यूज़। लेकिन आज के समय में इस सोशल मीडिया के कारण अपने नेता चाहे लीडर सब जो देश को कंट्रोल करता है, एक तरीके से पृथ्वी सबको जो कंट्रोल करता है अपने पॉलिटिशियन से, वो अपना एजेंडा को आसानी से फैला देता है। किसी को कुछ खिला दो, पिला दो, इतना दे दो, उतना दे दो, वो चिल्लाता रहेगा तुम्हारा फेक न्यूज़। तो ये बोलते हैं हरारी की ये सबसे ज़्यादा घातक है। नेता सब इसे एक तरीके से हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हरारी कहते हैं कि कोई भी चीज़ हजारों सालों से चलती आ रही है, चाहे हजारों सालों से कोई कहानी चलती आ रही है, तो वो इंसानों के लिए एक रियलिटी बन जाती है। भले उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ हो या ना हो, लेकिन वो लोगों के दिल में और दिमाग में इतना बस गया है, उसको इतनी प्रैक्टिस करते आ रहा है, चाहे उसका पीढ़ी दर पीढ़ी सब बनाते आ रहा है, तो वो उसको सच मानने लगा। भले उसके पीछे कोई साइंटिफिकली प्रूफ चाहे एविडेंस हो या ना हो, लेकिन हम मानेंगे। हमको मानना अच्छा लगता है। हजारों सालों से चलता ही आ रहा है तो सही होगा, कुछ लॉजिक नहीं चाहिए उसको। हरारी कहते हैं कि अगर ह्यूमैनिटी को, मानव को एक मीनिंगफुल लाइफ और सच्चाई पर आधारित समझ बनानी है तो उसे फेक नैरेटिव चाहे फ्रिक्शन को छोड़ के सच्चाई पे ध्यान देना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि इसका समाधान ढूंढना चाहिए कि जितना कम से कम फ्रिक्शन और फेक न्यूज़ सब फैले, उसके लिए समाधान खोजना होगा। फ्रिक्शन एक पावरफुल चीज़ है, फ्रिक्शन से तुम लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो, अपने एजेंडा को फैला सकते हो, लेकिन नहीं, ऐसा हमारे लिए घातक साबित हो सकता है, इंसानी जीवन के लिए घातक साबित होगा। इसलिए हमें इसकी उपाय का ढूंढना होगा।
चैप्टर नंबर 18। हरारी कहते हैं कि मूवी और टेलीविज़न शो जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी को, चाहे एआई को, चाहे एमएल को, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को बढ़ावा देते हैं, उसी दूसरी तरफ ये काफ़ी ज़्यादा गलत नज़रिया लोगों को देते हैं साइंस फिक्शन मूवी सब जो है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मूवी, चाहे ऐसे साइंस फिक्शन शो सब हैं जो काफ़ी ज़्यादा साइंस से दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। ये एक गलत नज़रिया, चाहे गलत पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं साइंस को देखने का। उस पर मूवी सब तो बनाते हैं, ये अच्छी बात है, उस पर शो बनाते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें कुछ भी साइंस नहीं होता है, बस कल्पनाएं होती है, बस अपनी फैंटेसी को पूरा करते रहते हैं लोग। इसलिए साइंस फिक्शन मूवी बनता है, अच्छी बात है, लोगों के लिए बेहतर है, लेकिन उसमें साइंस की बात रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ना कि लोगों को गलत नज़रिया देना, चाहे अपनी मिथ को, चाहे अपने फैंटेसियार को, अपनी कल्पनाओं पे साइंस को घुसाने देते रहना कुछ करके, बस साइंस है नहीं। हरारी कहते हैं कि जैसे आज के समय में द मैट्रिक्स मूवी, ये सब है कि एआई, चाहे बायोमेट्रिक्स, चाहे टेक्नोलॉजी के बारे में फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बताते हैं, उस पर नज़रिया पेश करते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम तब खड़ी होती है, चाहे समस्या तब बनती है जब ये लोग गलत नज़रिया पेश करते हैं, लोगों को गलत चीज़ बताते हैं, जहाँ पे साइंस का और रियलिटी का दूर दूर तक लेना देना नहीं है, जहाँ पे सिर्फ कल्पनाएं चलती हैं, जहाँ पे सिर्फ अपनी कल्पनाएं चलती हैं, चाहे अपना पैसा छापने की मशीन चलती है एक तरीके से, जहाँ पे साइंस से कुछ लेना देना नहीं है। लोगों को बस दिखाओ, उसकी फैंटेसी पूरी करो, अब मजा दिलवाओ भूतनी का नेता। अगर तुम साइंस पे बेस्ड पे मूवी बना रहे हो तो उसमें साइंस तो कुछ होना चाहिए जिससे लोगों का फोकस रहे, ना कि लोगों का फोकस एक गलत नज़रिया की तरफ दो, चाहे गलत पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ दो। इसलिए हरारी कहते हैं कि फोकस को हमें ध्यान देना चाहिए कि फोकस किस पे जा रहा है। चाहे मूवी आप साइंस पे बना रहे हैं तो गलत नज़रिया पे लोग सब फोकस करेंगे तो उसका साइंस में इंटरेस्ट हो नहीं जाएगा। अब बाइलक चला भी गया उस सब देख के, तो अगर वो साइंस पढ़ने जाएगा तो वो बोलेगा हम तो कुछ देखे थे, यहाँ तो कुछ चल रहा है। तो इसलिए हमें सही जगह फोकस करना है। साइंस पे मूवी बना रहे, साइंस फिक्शन पे मूवी बना रहे, तो हमें ध्यान रखना होगा कि उसमें साइंस की चीज़ें ज़रूर हों, ना कि अपनी फैंटेसी, चाहे कल्पनाओं पे जो भी चल रहा है वो चलते रहो। इससे लोगों का फोकस गलत तरफ जाएगा, इससे साइंस आगे तरक्की नहीं कर पाएगी। इसलिए साइंस पे फोकस करना है, ना कि फैंटेसी पे। हरारी इस पे एग्जांपल देते हैं, एक्स मशीन एक एआई की स्टोरी बताता है, लेकिन असल में यह मूवी एक तरीके से मेल डोमिनेट सोसाइटी की फेमिनिट डर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें मेल सोसाइटी का डोमिनेट को दिखाता है, जहाँ पे लोग फेमिनिट को डरते हैं उसे रिप्रेजेंट करता है, ना कि साइंस को रिप्रेजेंट करता है। हरारी कहते हैं कि ये सोचना काफ़ी ज़्यादा गलत होगा। अब काफ़ी ज़्यादा दो कौड़ी वाली बात है कि एआई का कोई जेंडर होने वाला है। एआई एक नॉन ऑर्गेनिक एंटिटी होने वाली है। हरारी इस चैप्टर में कहते हैं कि अगर साइंस फिक्शन रियल प्रॉब्लम, चाहे जो समस्या है उस पे फोकस करे, चाहे उसी पे ध्यान दे, तो हम अपनी सोसाइटी को, चाहे अपने समाज में जो टेक्नोलॉजी सब है, चाहे जो नए चैलेंजिंग, चाहे समस्याएं हमारे सामने आने वाली है, उसको हम बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं और उसका अच्छे से समाधान खोज सकते हैं। इसलिए साइंस फिक्शन में साइंस को रखें, ना कि अपनी फैंटेसी, चाहे अपनी कल्पनाओं को घुसेड़े जाए भूतनी का। चैप्टर नंबर 19, एजुकेशन। हरारी कहते हैं कि हमें आज के बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि 250 में, चाहे 21वीं शताब्दी में कॉम्प्लेक्स दुनिया में अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, चाहे कैसे जी सकते हैं। पहले हमारे पूर्वज ये जानते थे कि समाज का बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला, कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा हमारे समाज में, चाहे हमारी सोसाइटी में, तो वो एकदम निराश रहते थे, कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक चाइनीज माँ बाप 1000 साल पहले सोचकर अपने बच्चों को खेत में रखते थे या काम कराते थे, चाहे सिविल का हो, चाहे खेती का हो, चाहे कुछ का, वो इसलिए सिखाते थे कि वो ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला, उससे उसका जीवन यापन हो सकता है, वो अपने जीवन में अच्छा कर सकता है, खा पी सकता है, अपना घर द्वार में रह सकता है। लेकिन आज हम नहीं जानते हैं कि 2050 में हमारी दुनिया कैसी दिखेगी, चाहे कैसी बन जाएगी। हरारी कहते हैं कि आज के समय में हम लोग स्कूल में ज़्यादातर टाइम सिखाते हैं टेक्निकल स्किल, कि तुम्हें क्या से चीज़ करना चाहिए, चाहे कोडिंग कैसी करनी चाहिए, चाहे लैंग्वेज सीखने पे ज़्यादा जोर देते हैं, चाहे कोई पर्टिकुलर स्किल पे ध्यान देते हैं कि तुम ये चीज़ कर लो बेहतर हो जाएगा। लेकिन हरारी कहते हैं कि नहीं, एआई चाहे ऑटोमोबाइल का
प्रोफेशन सब आएगा, चाहे साइंस इन्वॉल्व होगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होगा ये सब चीज़ करना। वो सब इससे उससे भी बेहतर करेंगे, उससे भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे तुम कोई भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो साल भर चाहे 2 साल लगेगा उसमें परफेक्ट होने में, चाहे किसी भी उसमें मास्टरी करने में, सीधा सा मतलब ये समझो। और आने वाले समय में कुछ ऐसा हेडफोन बनेगा जिसमें तुम बोलोगे कुछ और लैंग्वेज में और तुम जो सुनना चाहते हो उसमें सुन सकते हो। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है, इस पे काम भी चल रहा है, बुतनी का नहीं था। तो ये बोलता है कि ऐसी समस्याएं आने वाली हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब जो है, चाहे एआई सब है, जो इसको एकदम चेंज कर देगा। तो करे क्या? तो इसका सोल्यूशन देते हैं हरारी की। तो हरारी इसके लिए एक एजुकेशन मॉडल देते हैं जिसमें कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी। जिसमें कम्युनिकेशन में कहते हैं कि बात करने के लहजे में मतलब अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोगों से तुम बात कर सको, अलग अलग व्यक्ति से बात कर सको, उसके बातों को समझ पाओ, उसके जानकारी को तुम समझ पाओ और तुम अपने बातों को उसे अच्छे से समझा सको। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और तुम एक टीम के रूप में काम कर सको एक साथ, और अपने आइडियाओं को, चाहे अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाओ और उसे एलिमेंट कर पाओ, उस आइडिया को एक्सप्रेस कर पाओ, अच्छा उस आइडिया का जो काम है वो भी कर पाओ। इसलिए बोलते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अपने बातों को अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोगों को बता सके और अपने ग्रुप में रह के अपने आइडिया को अच्छे से पेश कर सको। और क्रिएटिविटी यानी कि नई प्रॉब्लम का इनोवेटिव सल्यूशन ढूंढना। ये सभी स्किल का मतलब ये नहीं है कि हमें, हरारी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने स्टूडेंट को इमोशनल रूप से नहीं सिखाए, मतलब इमोशन रूप से भी सिखाए, इमोशन तो जरूर सिखाए। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक दफ़ा पढ़ ले बात खत्म, सीख कर नहीं, ये बार बार करने की चीज़ है और बार बार सीखने की चीज़ है। हरारी कहते हैं कि आज की दुनिया में इंसान को बार बार री इन्वेंट करना होगा। अपना करियर ऑप्शन, चाहे जो भी करियर में जा रहे हैं तो उसमें बदलाव करना होगा, नए नए स्किलों को सीखना होगा और नए नए नॉलेजों को एकत्रित करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में एक जॉब पे तुम स्थित नहीं हो सकते, एक ही जॉब पे रुक नहीं सकते, तुम्हें अपना जॉब बदलना होगा। तुम्हारी आकांक्षा है, चाहे तुम्हारे जो पूरी करनी होगी चीज़ों का, चाहे घर का चाहे बाहर का चाहे अपना कुछ, तो तुम्हें स्किल सीखना होगा और नए नए स्किलों को सीखना होगा। इससे हरारी कहते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम भी आने वाला है सामना। हरारी कहते हैं कि इससे मेंटल चैलेंजिंग बहुत सामने आने वाला है, जिससे मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाली है और लोगों का मेंटल बैलेंस हिलने वाला है। तो इसका वजह से हम लोगों को अपने सिस्टम में, चाहे एजुकेशन सिस्टम में इमोशन इंटेलिजेंट, चाहे माइंडफुलनेस पर ध्यान देना होगा। एजुकेशन सिस्टम में इमोशनल रूप से कैसे स्टेबल लिया जाता है, बुरी स्थिति में कैसे अपने माइंड को शांत रखे, ये सिखाना होगा। अपने माइंड को फ्री कैसे रख सके, जब हम नई चीज़ों को बार बार सीखे, चाहे दूसरे इस जॉब में जाए तो अपने माइंड को कैसे शांत रख सके, चाहे इमोशनल रूप से कैसे स्टेबल रह सके, ये हमें एजुकेशन सिस्टम में सिखाना होगा, चाहे डालना होगा। एजुकेशन का असली मकसद है एडेप्टिवली और बैलेंस सीखना। हरारी कहते हैं कि अगर हम नए युग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे सफल होना चाहते हैं, तो हमें नए एजुकेशन मॉडल बनाना होगा जो इंसान को बस एक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज ना दे, जिसमें खाली टेक्नोलॉजी पर तुम महारती हासिल नहीं हो सके, बल्कि एक बैलेंस अ थिंकफुल सिटीजन बनाए। मतलब तुम्हें सोचने समझने पर, अपने दिमाग पे बैलेंस पर एक सच्चा, एक अच्छा नागरिक बनाए, ना कि खाली टेक्नोलॉजी के चीज़ों को सीखते रहो। चैप्टर नंबर 20, मीनिंग। हरारी कहते हैं इंसान जो स्टोरी टेलिंग एनिमल है, वो अपने जीवन में किसी भी चीज़ को सीखता है, चाहे समझता है, तो उसे कहानी से बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है। उसे लगता है हर एक चीज़ कहानी है। कोई हीरो होगा, मान लो हम ही हीरो है, दूसरा कोई विलन है, ये सब कैरेक्टर है, इसी तरीके से सोचता है इंसान। लेकिन सच ये नहीं है, दुनिया किसी स्टोरी के मुताबिक नहीं चलती है। यूनिवर्स किसी भी कहानी के बगैर भी अपना काम चलते रहती है, चाहे ऐसे चलती रहते, कोई स्टोरी ना हो फिर भी ये दुनिया चलती रहेगी, घूमती रहेगी जैसी घूमती है, और जिस तरीके से इन्वॉल्व हुआ उस तरीके से होते रहेगा। कहानी को तुम डालो चूल्ही में तभी ये चलेगा ये दुनिया। हरारी कहते हैं कि इंसानी इतिहास में हर कल्चर में किसी न किसी कहानी का वजूद होबे करता है, चाहे कोई ना कोई कहानी होबे करता है, चाहे रिलीजन का हो, चाहे नेशन का हो, चाहे रोमांटिक नॉवेल सब का हो, चाहे अलग अलग स्टोरी सब होते रहता है। कहीं हिंदुइज्म होता है, कहीं बुद्धिज़्म होता है,
कहीं इस्लामीगिरी होता है, कहीं क्रिश्चियनवाद होता है, अलग अलग चोचले सब हैं। हर स्टोरी बेचते हैं। स्टोरी से उस लोगों को, चाहे उस धर्म गुरु वाले सबको, चाहे उस कहानी वाले व्यक्ति को, चाहे जिसपे वो मिथ पे मानते हैं, उससे उसे पीस मिलता है, उससे उसे शांति मिलता है, उससे उसे आइडेंटिटी मिलता है कि हम इस ग्रुप के हैं, हम इस ग्रुप के हैं तो इससे सुप्रीम है, मेरा कुछ मकसद है। हमको जन्नत में जाना है, चाहे जहन्नम में जाना है, चाहे स्वर्ग में जाना है, चाहे नरक में जाना है, चाहे हेवन में, चाहे हेल में, कुछ ना कुछ पूरा करना है। हम यहाँ पे आए हैं तो मेरा पर्पस है कि भूतनी का नहीं कुछ करेंगे, कुछ पाएंगे, कुछ इस सर्टन पॉइंट है, सर्टन रूल सब जो है उसको हमको पालन करना होगा। ये सब एक तरीके से इंसान को, व्यक्ति को मीनिंग देता है अपने लाइफ का कि हमको ये चीज़ पूरा करना है। हरारी कहते हैं कि लेकिन ये सब कहानी अगर गलत हो तब तुम्हारा क्या होगा? तब तो एल लगेंगे, तब तुम एक एल्यूजन के अंदर जीते हो। हरारी कहते हैं कि मीनिंग इंसान को कोई रिलीजन या धर्म से या डिवाइन से भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे मीनिंग नहीं मिलता। असल मकसद जो है तुम्हारा, वो तुम्हारे इमोशन से आता है, एक्सपीरियंस से आता है, पर्सनल जो चॉइस होती है उससे तुम्हारा मीनिंग बनता है, ना कि कोई भी बुक में लिख दिया गया है तो वो तुम्हारा मीनिंग है, मतलब है, तो वही तुम्हारा आखिरी मकसद है भूतनी का। राड़ी कहते हैं कि एक सुपरमार्केट में जितनी भी स्टोरी हमें दिखाई जाती है, बाइबल, वेद, कुरान, गीता, रोमांटिक नोवेल, ये सब एक रेडीमेड प्रोडक्ट की तरह है। हरारी कहते हैं कि असली मीनिंग तब आता है जब आप खुद को अपने चॉइस और एक्शन के जरिए अपना रास्ता बनाते हैं। हरारी कहते हैं कि एक और कहानी है, पावरफुल कहानी, रोमांटिक लव। जब लोग प्यार में होते हैं तब वह अपनी जिंदगी की सारी मीनिंग, सारा मतलब एक ही इंसान में ढूंढते हैं। हर एक चीज़ भूतनी का नितन उसकी महबूबा चाहे महबूबे में खोजता है। रोमांटिक कवि और बॉलीवुड की मूवी इसी पर आइडिया पर आधारित है कि प्यार करो भूतनी का नितन, स्टोरी बेचो, सिनेमा बनाओ, बॉलीवुड की मूवी बनाओ, पैसा छापो, बस उसी पर आधारित है। हरारी कहते हैं कि ये एक पावरफुल इमोशन है, लेकिन ये सच नहीं है। भूतनी का नितन किसकी अपनी पर्सनल चॉइस, चाहे पर्सनल स्टोरी, और दुनिया के हर एक व्यक्ति का, चाहे हर ग्रुप के व्यक्ति का तो मतलब नहीं हो सकता, मीनिंग तो नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं ये सब एक एल्यूजन है, दो कौड़ी वाली घटनाएं हैं, इस पर अपनी मीनिंग को मत खोजो। हरारी कहते हैं कि बेमतलब का मीनिंग के पीछे नहीं चले जाओ कि मेरा तो कुछ मीनिंग होगा, मेरा तो कुछ मतलब होगा, हम इस दुनिया पे धरती पे आए हैं तो मेरा तो कुछ अर्थ बनता ही है ना। भूतनी करता हम पैदा हुए हैं तो मेरा कुछ तो मतलब होगा, हम इस दुनिया पे तो कुछ बड़ा करने आए होंगे। लेकिन हरारी कहते हैं कि इस भूतनीगिरी में, चाहे दो कड़ी वाली चीज़ में मत फंसो, ये तुम्हारी गलत अप्रोच है। अपने जीवन का सबसे ज़्यादा जो अच्छा चीज़ होता है, चाहे जीवन का जिंदगी का जो सबसे अच्छा चीज़ है वो है कि अनप्रिडिक्टेबल है। कब क्या हो जाए, कब कुछ हो जाए, उसी में मज़ा है। वही चीज़ है जो तुमको अपनाना है। तुम एक शुक्राणु से बने हो, अंडाणु के निषेचन से बने हो भूतनी का नितन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। किसी की उत्तेजना बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए तुम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है भूतनी का नितन। अपना मीनिंग ज़्यादा खोजने के पीछे मत ध्यान दो, गलत अप्रोच को मत अपनाओ। जीवन का असली मतलब यही है, असली मज़ा उसी में है जब अनप्रिडिक्टेबल रहता, कब क्या हो जाए तुम्हारे साथ, कब क्या होने वाला है, बस इसी में मजे रहो। चैप्टर आखिरी है, चैप्टर नंबर 21, मेडिटेशन। हरारी कहते हैं कि मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, जो एक ऐसा टूल है जो हमें माइंड की असली डायनेमिक, असली मतलब तक, असली पॉइंट तक पहुंचने में मदद करता है। एक ऐसी टेक्निक देता है जिससे हमारा दिमाग शांत रह सके, बल्कि शांत ना रह सके, अपने इमोशन पे, चाहे अपने भावनाओं पे कंट्रोल कर सके, और अपने नज़रियों को नए रूप से, चाहे नई चीज़ों से देखने का नज़रिया देता है, नया पॉइंट ऑफ व्यू देता है, अपने आप को ही देखने का, चाहे अपने माइंड को देखने का, चाहे अपने इमोशन को देखने का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देता है हमें मेडिटेशन। हरारी कहते हैं कि इसमें आप अपने माइंड के नए स्तरों को जानते हैं, अपने माइंड के नए पैटर्न को जानते हैं, अपने माइंड के न्यूरॉन जो होता है, मॉडर्न साइंस के हिसाब से न्यूरॉन साइंस जो होता है, उस तरीके से अपने आप को जानते हैं कि हम क्या है। अपने आप को देखते हैं बैठ के कि हम क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरी भावनाएं क्या है, उसको देखते हैं।
जिसमें इंसान अपने किसी भी बायस के से नहीं देखता है, मतलब किसी भी अपना पुराना जो चोचलापंथी है उससे नहीं, मतलब एक नए नज़रिए से देखता है अपने आप को इंसान। हरारी कहते हैं कि अगर हम अपने बॉडी के रिएक्शन को समझ ले, जैसे गुस्सा आने पर दिल धड़कता बढ़ जाता है या डर लगने पर पेट में कसाव होने लगता है, तब हम अपने इमोशन पर ज़्यादा कंट्रोल पा सकते हैं। मेडिटेशन का असली मतलब, असली अर्थ है कि अपनी इनर रियलिटी को समझना। हरारी कहते हैं कि मेडिटेशन इंस्टेंटेनियस सल्यूशन नहीं, मतलब तुरंत तुम्हें इसका समाधान नहीं मिलेगा। ये एक कंटिन्यूस, मतलब करते रहना है, तब ये तुम इसका कुछ फ़ायदा, चाहे कुछ इसका अर्थ देख सकते हो। इसलिए तुम मेडिटेशन करते हो तो उसमें तुम्हें टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तब ये ज़्यादा तुम उस पर कंट्रोल कर सकते हो। चाहे मेडिटेशन का असली मकसद तुम जान सकते हो, अपने माइंड के मतलब को, चाहे अपने आप को देख सकते हो, अपने आप को अपने आप के द्वारा अपने माइंड को, चाहे अपने भावनाओं को, चाहे अपने इमोशन के, अपने फेयर को देख सकते हो। ये तुरंत नहीं हो जाने वाला है, बहुत नहीं करने तक तुम्हें काम करना पड़ेगा। करते रहोगे कंटिन्यूस रूप से तो तुम्हें मेडिटेशन का शायद फ़ायदा देखने को मिलेगा, हरारी के रूप में बताए तो। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, इसका 2 पार्ट हम पीछे बना सकते हैं, आप जाके वो भी देख सकते हैं। और कुछ अच्छा खराब लगा है तो कमेंट में बता दें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं।